नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। देश भर में नीट परीक्षा की चर्चा जोरों पर है और देश में नीट परीक्षा में जो परिणाम आए उसमें नौहर का बेटा महेश पेशवानी पूरे देश में टॉपर रहा। 720 में से 686 अंक अर्जित किए। 3 साल से सीखकर वो पढ़ाई कर रहे थे। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट जो है जीसीआई संस्थान, वहां पर महेश पेशवानी के बारे में बता दें। मूल रूप से इनके फादर साहब रमेश जी पेशवानी शिक्षक हैं, 3rd ग्रेड के अध्यापक हैं। इनकी माताजी भी शिक्षक हैं। आज इनसे भी हम आपको परिचय देंगे। नौहर के रहने वाले हैं, मूल रूप से हनुमानगढ़ में जिले के, और पूरे देश भर में इन्होंने टॉप किया है। अखिल भारतीय 1 नंबर की है। रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले 10 दिनों से जब से रिजल्ट आया है, महेश पेशवानी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर छाया हुआ है। आज महेश जी पेशवानी 10वीं तक डबली राठान गांव में पढ़े। इनकी माताजी की ड्यूटी डबली राठान गांव के सरकारी स्कूल में है। इनके फादर साहब की ड्यूटी यहीं नजदीक बड़ोपल गांव में है। तो मूल रूप से नौहर के थे, लेकिन अपनी सरकारी सेवाओं के चलते ये डबली राठान में रहने लगे और यहीं तक 10वीं में पढ़े लिखे महेश पेशवानी ने आज पूरे देश में जो नीट की परीक्षा होती है उसमें टॉप किया है। नीट की परीक्षा के बारे में आपको बता दें, एमबीबीएस करने के लिए नीट की परीक्षा की आवश्यकता होती है और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं से भी ज्यादा चर्चा आज के दौर में नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा की है। महेश, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब से रिजल्ट है, इतने सारे इंटरव्यू, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो शुरुआत कैसे हुई नीट की परीक्षा की? सोचा कैसे कि हमें एमबीबीएस के लिए जाना है, डॉक्टर बनना है? 10वीं के बाद मैं कंफ्यूज था कौन सी स्ट्रीम लूं। मैं आर्ट्स लेना चाहता था वैसे तो। उसके बाद मेरी सिस्टर ने मैं सजेस्ट किया कि मेरे को बायो लेनी चाहिए और नीट की तैयारी करनी चाहिए। फिर कुछ रिलेटिव से एडवाइस ली तो उन्होंने गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सजेस्ट किया और फिर मैंने सोचा एक बार तैयारी करके देखते हैं, और फिर मैं सीकर में चला गया तैयारी करने के लिए। अच्छा, तो 10वीं तक यहीं पढ़े आप? जी सर। 10वीं में कितने प्रतिशत है? 97.17। 97, वो भी फिर तो टॉप, डिस्ट्रिक्ट में टॉप में ही थे मतलब आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक थी मेरी। तो 10वीं में टॉप आए, इसका मतलब मेहनत आपने की, पढ़ाई की, तब आप टॉप बने। इसलिए आपको लगा कि नीट के लिए जाना चाहिए, या आपकी दिलचस्पी थी कि मेडिकल क्षेत्र में हमें जाना चाहिए? वैसे मेरी कोई खास दिलचस्पी तो तब तक नहीं थी। मतलब सिस्टर ने सजेस्ट किया था नीट के लिए, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ ज्यादा पता भी नहीं था नीट के बारे में। और अच्छे परसेंट आए तो रिश्तेदारों ने भी कहा कि साइंस लेनी चाहिए, सीकर जाना चाहिए तैयारी करने के लिए। तो उन्हीं की बातों मानकर मैं सीकर चला गया। अच्छा, 11th में वहां पर गए, 3 साल आप वहां पर रहे। पिछला एग्जाम भी आपने दिया? नहीं सर। अच्छा, पिछला एग्जाम आप नहीं दे पाए? हाँ जी सर, एज नहीं थी मेरी पिछला। अच्छा, एज छोटी थी आपकी। जी सर। तो महेश पिछले 3 साल से लगातार सीकर जीसीआई संस्थान में तैयारी कर रहे थे और पहला अटेम्प्ट था इनका और 686 नंबर आए 720 में। पिछले साल हालांकि बहुत सरल पेपर था, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन इस बार का पेपर बहुत कठिन माना जा रहा था, बहुत हार्ड माना जा रहा था और पूरे देश भर में इस परीक्षा की चर्चा भी थी। तो सबसे कठिन परीक्षा थी शायद आज तक के इतिहास की नीट की परीक्षाओं में, और 686 नंबर के साथ आपने टॉप किया। परीक्षा का लेवल, इतनी चर्चाएं थी। कब जीसीआई संस्थान में आप पढ़ रहे थे, कब से आपको ये एहसास होने लगा कि अपन टॉप कर सकते हैं या एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तैयारी मेरी अच्छी थी। 12th में जब मैं था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तब तक मेरा बढ़िया स्कोर चल रहा था। उम्मीद थी तब तक कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। लेकिन टॉप पर बनने की उम्मीद या फर्स्ट रैंक आने की उम्मीद तो मेरे को लास्ट तक नहीं थी। तो रिजल्ट के बाद ही पता चला। कौन सी उम्मीद कर रहे थे? किस रैंक की उम्मीद कर रहे थे? टॉपर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन किस रैंक के आसपास अपने आप को पा रहे थे आप? मतलब पेपर से कुछ दिनों पहले तक मेरा काफी अच्छा स्कोर था। कोचिंग के टेस्ट वगैरह में भी, वहां पे भी काफी अच्छी रैंक आ रही थी। 686 नंबर आपके आए। आपने जब पेपर दिया, एग्जाम दिया, उसके बाद आपने जो की मिलाई होगी आंसर की, तो उसके बाद आपको लगा 686 तक आप पहुंच रहे हो?
वहाँ मतलब पेपर देते ही उधर मैंने कई कोचिंग्स की आंसर की आ गई थी, तब मैंने उनसे मिलाया तो अबाउट 680 स्कोर मैंने जोड़ लिया था। लेकिन तब मैं इतना खुश नहीं था, क्योंकि अगर 2024 के नंबरों से कंपेयर करें तो मुझे लगा था कि स्कोर तो काफी कम है। पेपर का लेवल देखकर भी वो निराशा थी, क्योंकि कई क्वेश्चन सिली मिस्टेक भी हो गए थे, एक दो। अच्छा। और एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया था मैंने, तो तब उम्मीद नहीं थी कि बढ़िया रैंक आ जाएगी। ये रिजल्ट के बाद ही क्लियर हुआ। 686 के साथ आपने टॉप कर लिया। आप कह रहे हैं 680 के आसपास आप सोच रहे थे। हार्ड था पेपर एक्चुअल में, क्या जो जिस प्रकार की चर्चा थी? जी सर, पेपर हार्ड था, खासकर फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था। तो आपके कितने क्वेश्चन फिर गलत हुए उसमें? मतलब मेरे फिजिक्स में 2 क्वेश्चन गलत थे और 1 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। टोटल 3 क्वेश्चन मेरे सही नहीं हुए फिजिक्स में। ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपने किए और कितने छोड़े? ओवरऑल जैसे 180 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से मेरे 8 गलत थे और 1 मैंने छोड़ दिया। टोटल 9 क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपने अटेम्प्ट 179 कर दिए? जी सर। उसमें से 8 गलत हो गए? जी सर। तो आपको कॉन्फिडेंस शुरू से था पेपर में जैसे ही बैठे, या कोई दिक्कतें महसूस हुई पेपर में बैठने के बाद? क्योंकि पेपर का दिन बहुत मायने होता है किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। उस दिन लक भी कारगर साबित होता है कहीं ना कहीं। उस पेपर में क्या चुनौतियां आपको सामने आई? पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। मतलब मैंने सबसे पहले फिजिक्स ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और अचानक से इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया था। तो फिर मैंने अपना 20-25 मिनट खराब करने के बाद मैंने फिजिक्स को एक बार स्किप कर दिया और मैंने केमिस्ट्री और बायो पहले अटेम्प्ट की, और उसके बाद मैं वापस फिजिक्स पर लौटा। फिजिक्स आपको वैसे ही उसी दिन हार्ड लगा, या वैसे सब्जेक्ट हार्ड लगता है फिजिक्स? नहीं, वैसे तो फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग ही थी, पर वो पेपर ही हार्ड था इतना, वरना मेरे को फिजिक्स ही सबसे अच्छी लगती थी। अच्छा, किसका योगदान ज्यादा मानते हैं? क्योंकि आपने जिस प्रकार से कहा कि आपकी सिस्टर ने आपको मोटिवेट किया कि नीट की तैयारी करनी चाहिए, एमबीबीएस करनी चाहिए, किसका योगदान ज्यादा समझते हैं इस परीक्षा को क्रैक करने में और ऑल इंडिया में फर्स्ट आने पर? इसमें मेरे माता पिता का भी योगदान है, मेरी सिस्टर का भी योगदान है, मेरे गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का भी योगदान है, और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत भी है। तो इन सभी के प्रयासों से ही मैंने एक पेपर को क्रैक किया है। गुरु कृपा ने शायद पिछली बार भी टॉप दिया था, टॉप फर्स्ट रैंक उन्हीं की थी। हालांकि 720 आउट 720 बहुत सारे बच्चों के थे पिछली बार, लेकिन गुरु कृपा में पिछली बार भी 2500 से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे। तो इस बार आपको उम्मीद थी कि जीसीआई के भरोसे आप इस परीक्षा को क्रैक करेंगे और अच्छा खासे नंबर आने वाले हैं? जी सर, मैंने 3 साल उधर का ही कंटेंट पढ़ा सिर्फ, और वहाँ का कंटेंट काफी अच्छा लगा मेरे को। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई, बस मैं 3 साल उसी कंटेंट को बार बार पढ़ता रहा। जीसीआई संस्थान का ओवरऑल योगदान क्या मानते हैं महेश को डॉक्टर महेश बनाने में? और 3 साल तक आपका क्या पैटर्न रहा? किस प्रकार का वहां पर एक प्रकार से संतुलन रहता है पढ़ाई का और अन्य चीजों का? काफी अच्छा वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का सिस्टम, और सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को वहाँ की लगती है वो है वहाँ की टेस्ट सीरीज। तो इतने हमारे टेस्ट हुए 12th में, तो हमारा सिलेबस जो है नीट के पेपर से 6-7 महीने पहले हो गया था। तो 6-7 महीने में हमारे इतने टेस्ट लगे, उन टेस्ट में हर तरह के पेपर आए, हार्ड पेपर भी आए, इजी पेपर भी आए। तो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन के लिए, हर तरह के पेपर के लिए हमें प्रिपेयर पहले से ही कर दिया गया था। तो उन सबका बहुत बड़ा रोल होता है पेपर को क्रैक करने में, वहाँ की जो टेस्ट सीरीज होती है। और वहाँ पे हॉस्टल में भी मेरे को घर जैसा एनवायरनमेंट मिला, तो वहाँ की सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। कभी प्रेशर फील हुआ कि हमें टॉपर बनना है, या जीसीआई संस्थान की तरफ से ये लगा हो कि आप पर ज्यादा निगरानी कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टॉपर बनने वाले हैं, क्योंकि लगातार वहां पर आप टॉप करते आ रहे थे? तो उनकी तरफ से कभी ऐसा एहसास हुआ, दबाव फील किया किस प्रकार का? कभी कभी थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है, क्योंकि मतलब रेगुलर अच्छा स्कोर चल रहा था, और ऐसे में फिर कभी कभी टेस्ट में अचानक कम नंबर आ जाते थे, तो वहाँ पे टीचर्स डांटते थे, मेंटर्स वगैरह डांटते थे। तो ऐसे में कभी कभी आ ही जाता था प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर को मैंने मैनेज किया। अपने घर वालों से बात की, अपने टीचर से बात की, अपने मेंटर से बात की, तो सब कुछ अच्छा हो गया। जी सर। अच्छा, वहाँ कंपटीशन की भावना किस प्रकार थी क्लासरूम में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीकर की बात करें तो लाखों बच्चे वहां पर होते हैं। आपके क्लासरूम में किस प्रकार का माहौल था? क्योंकि आपस में कंपटीशन का भाव तभी शायद बेहतर कर पाते हैं। तो कितने टॉपर लोग आप एक साथ बैठते थे? क्योंकि जीसीआई के भी हमने रिजल्ट देखा, टॉप 100 में 5-7 बच्चे उनके हैं। ऐसे में वो बच्चे आपके साथ ही थे सारे?
जी सर, एक हेल्दी कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल होता है और एक अच्छा कंपटीशन होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अच्छा कंपटीशन, आसपास वाले अच्छे बैचमेट्स होते हैं, अच्छे क्लासमेट्स होते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन से भी बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरे भी दोस्त वहाँ पे अच्छे ही थे, जो हम सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अलग से बैच भी बनाया था। तो उन सब चीजों से मेरे को काफी सहयोग मिला वहाँ पे, मतलब काफी अच्छा कंपटीशन मिला। ये पढ़ाई की बात हो गई। 3 साल में पढ़ाई के अलावा क्या कोई शेड्यूल था कुछ फ्री रखने के लिए अपने आप को, क्योंकि लगातार पढ़ना ही पढ़ना बहुत बोझ हो जाता है। ऐसे में क्या कभी फ्री रहने के लिए कुछ प्रयास किया, माइंड को दूसरी जगह एक प्रकार से स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ चीजें की आपने एक्स्ट्रा? कभी कभी संडे को काफी टाइम मिल जाता था पेपर के बाद, तो मैं ऐसे दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था या बाहर जूस वगैरह पीने, तो ऐसे थोड़ा कभी कभी फोन भी चला लेता था। तो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया करते थे। दिन में 2-4 घंटा तो रिलैक्स टाइम मिलता ही था? हाँ, 2-4 घंटा तो से डेली का तो नहीं, मतलब संडे ज्यादा टाइम मिल जाता था ऐसा। आपके हिसाब से जो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि नीट की एग्जाम देखें तो यूपीएससी से ज्यादा बड़ी एग्जाम मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं। ऐसे में आपने इस परीक्षा को क्रैक किया, आपको और लोग भी सुनेंगे और बच्चे भी सुनेंगे। कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड होना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इन परीक्षाओं को क्रैक कर पाए? मतलब मैं जैसे कोचिंग के अलावा डेली 6 से 7 घंटे पढ़ता था, और उसमें मैं कोचिंग के नोट्स पढ़ता था, वहाँ के मॉड्यूल सोल्व करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था। तो बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और इन्हीं सब चीजों से वहाँ पे जो भी मेरे को गाइडेंस मिलती रही मैं उसको फॉलो करता रहा। वहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी मैंने सारी अटेंड की, कोई भी टेस्ट छोड़ा नहीं, कोई भी क्लास कभी मिस नहीं की। तो इन्हीं सब चीजों को बस मैं फॉलो करता रहा लगातार, जो भी मेरे को गाइडेंस वहाँ से मिलती रही। एक परीक्षा का फॉर्मेट नीट का नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में जो आम साधारण बच्चे होते हैं, मोस्ट बच्चे होते हैं, वो कई बार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं। उनको लगता है ये सही है, ये सही ही है। कई बार ये लगता है सही है या गलत है, चलो कर लेते हैं। आपके सामने भी ऐसा हुआ? क्योंकि चूंकि सिर्फ आपने तो 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन गलत हुए, तो क्या कोई और क्वेश्चन भी ऐसे थे जिनमें आपको लगा ये कर देना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से, पक्का भरोसा वाला, ऐसा कुछ होता है सर परीक्षा में? क्वेश्चन छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक नंबर की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, खासकर तब जब आपके नंबर कट ऑफ के आसपास है। तो वहाँ पर तो एक एक नंबर का भी बहुत वैल्यू होती है। और क्वेश्चन छोड़ने में मतलब इसके भी खुद में समझ होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो जो मैंने जैसे एक क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा है उस पर भी मैंने 2-3 मिनट लगाए और उसके बाद मेरे को लग गया कि इस पे टाइम खराब चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन छोड़ने का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अच्छा, परीक्षा आपने क्लियर की, उसके बाद हमने सुना आप घूमने भी गए, तो आपके साथ जीसीए संस्थान के टीचर्स भी गए। क्या उनको एहसास हो गया था कि ये महेश पेशवानी इस संस्थान का टॉपर है या ओवरऑल ऑल इंडिया का टॉपर है? ऐसा कुछ संस्थान को पहले से दिमाग में था? कहीं ना कहीं था। वैसे तो एक फैमिली ट्रिप आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ घूमने के वो कहीं ना कहीं हमारे जानकार थे अच्छे। और 3 साल मेरे जैसे मनोज शर्मा सर जो हमारे साथ गए 3 साल उन्होंने मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखा। तो इसको आप फैमिली ट्रिप मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पहले से पता हो कि महेश टॉप करेगा? नहीं, ऐसा मतलब आइडिया तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है, पर फिर भी इसका कोई खास मतलब। अच्छा, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो पढ़ाई का माहौल तो जाहिर सी बात आपके घर में पहले से ही था। 10वीं में आपने 97 अर्जित किए, +2 में भी 90+ आए, तो ये माहौल कितना एक प्रकार से आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ? एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और 10वीं तक मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिला, और उसी के कारण 10वीं में मेरा एक बहुत अच्छा स्कोर मैंने अचीव किया। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे को शुरू से ही मिला, और ऐसा ही एनवायरनमेंट मेरे को वहाँ पे भी हॉस्टल में मिला, वहीं पे क्लासरूम में मिला। तो अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या कभी आत्मविश्वास डगमगाया? कभी लगा कि हमें जरूरत है? हमने सुना एग्जाम से पहले आपने अपनी मम्मी को वहां पर बुलाया, वहां पर रहे आपके साथ 7-8-10 दिन जितने भी, और आपने वहां पर तैयारी भी की। क्या कभी ऐसा एहसास हुआ?
हाँ, कभी कभी पेपर इतना नजदीक आ रहा था, 3 साल से हम जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे, जब वो पास आ रहा था तो थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ी बहुत बर्डन अपने आप ही हावी होने लग जाती, इसलिए मैंने बुला लिया था वहाँ पर। तो कभी कभी होता था, लेकिन उस टाइम मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लिया करता था, अपने मेंटर से बात कर लिया करता था, अपने टीचर से जो 2-4 अच्छी बॉन्डिंग थी जिनके साथ मेरी, उनसे बात कर लिया करता था। तो ऐसे मैंने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कभी। कोचिंग संस्थान के बारे में भी बताएं, जीसीआई कोचिंग संस्थान का माहौल ओवरऑल कैसा है? इतने बड़े वहां पर टीचर्स हैं और हर बार वो इतनी सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं नीट के एग्जाम में, खास तौर पर पिछली बार भी 2500+ MBBS में सिलेक्शन हुए उनके। और वहाँ का मैनेजमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, हॉस्टल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी वहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। हॉस्टल वाली सेल अलग से बनी हुई है, उसमें हम कोई भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत आती है तो हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का वहाँ पे सोल्यूशन है। हमारे मेंटर्स हैं, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है उसके लिए डाउट काउंटर्स अवेलेबल है, वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, एक साथ लिया जाता है। राजेश कुलेरी जी भादरा से ही हैं, ऐसे में फैमिलियर माहौल था। बुढ़ानिया जी जो दोनों टॉप हैं वहां पर उस जीसीआई सिस्टम के, तो उनसे लगातार कांटेक्ट था, मोटिवेशन मिलती थी उनसे जरूर मोटिवेशन मिलती थी। वैसे ऐसे कोई मतलब वो भादरा सी थी, वैसे हमारे कोई फैमिली टर्म्स तो नहीं थे उनके साथ, लेकिन ऐसे टीचर वो सभी बच्चों को सेमिनार के थ्रू टाइम टू टाइम वो मोटिवेट करते रहते थे। और बुढ़ानिया सर से मेरे को पढ़ने का भी मौका मिला था, वो मेरे टीचर भी रहे हैं, तो ऐसे टीचर भी उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, अच्छा गाइड किया उन्होंने, तो उनकी गाइडेंस का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। अभी आपने जैसे ही नीट क्लियर किया, देश भर से आपको बधाइयां मिल रही हैं। आप राज्यपाल जी से मिलकर आए, सीएम साहब से मिलकर आए, डिप्टी सीएम साहब से भी मिलकर आए। आगे भी आपको फ्यूचर में और बहुत सारे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं या जो और लोग हैं वो मिलेंगे। उन लोगों से मिलना किस प्रकार का, एक प्रकार से सफर, उसका एहसास हुआ कितनी बड़ी ग्लोरी आपने एक प्रकार से इस परीक्षा के जरिए अर्जित की है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सीएम सर से मिला, राज्यपाल सर से मिला, डिप्टी सीएम सर से मिला, और कहीं ना कहीं मेरी 3 साल की मेहनत ही थी जिसका मेरे को रिजल्ट मिला है। तो और हर जगह से फोन भी आ रहे हैं, रिलेटिव्स के फोन आ रहे हैं, सभी रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने जो मेहनत की उसका मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। क्या बोला सीएम साहब ने, डिप्टी साहब ने, राज्यपाल जी ने आपको? उन्होंने मेरे को इस सफलता के लिए बधाइयां दी और आने वाले भविष्य के लिए मेरे को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया कि मेरे को इसी चीज को मेंटेन करने, और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपना काफी समय दिया, जैसे सीएम साहब से हम 15-20 मिनट मिले थे, जो एक बहुत बड़ा अच्छा टाइम था, मतलब काफी समय उन्होंने हमें दिया, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, तो अभी MBBS आपको करना है, तो कहाँ का चुनाव करने जा रहे हैं, किस संस्थान से, कुछ प्लानिंग किया इसको लेकर? जी, मेरा अभी तक तो यही विचार है कि मैं दिल्ली एम्स से MBBS करना चाहता हूँ। MBBS तो करेंगे और टॉपर हैं तो जाहिर सी बात है MBBS से आगे भी, अभी से शायद उसके बाद जो भी मास्टर डिग्री आपकी होती है मेडिसिन में, उसके बारे में भी सोचा है कि किसी विशेष किस चीज के आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी आगे जाके टर्म हो जाती है इसमें? वैसे मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनूं, बाकी अभी तो क्या ही कह सकते हैं। MBBS के बाद ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। जी सर। चलिए, न्यूरोसर्जन आप बने, देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बने, हमारी ऐसी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। क्या संदेश देंगे जो आपको और जो लोग सुन पा रहे हैं और जो स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, जो भविष्य में तैयारियां करेंगे उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी सारी बातें माने और कहीं ना कहीं बस उनको फॉलो करते रहे। मैंने भी 3 साल यही किया, अपनी कोचिंग में जो भी मेरे को गाइडेंस मिली मैं बस उसको फॉलो ही करता चला गया। तो बस अपने बड़ों की सारी बातें माने और उनको फॉलो करते चले, आपको अपनी सफलता अपने आप मिल जाएगी। इस उपलब्धि को आपने पाया, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी विक्ट्री। इस जीत के बाद थकान जीत की महसूस हुई, क्योंकि इतनी भारी भरकम आपके पिछला 10 दिन का शेड्यूल रहा है, तो उससे थकान तो महसूस हुई होगी, जाहिर सी बात है। जी सर, कल भी हम जैसे रात को 1-1:30 बजे तक पहुंचे थे यहाँ पे घर पे। कल नाहौर में सम्मान समारोह था, उसके बाद तो काफी थकान तो हो रही है। पिछले कुछ दिनों से काफी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा है, पर कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। ये मेरी मेहनत का ही परिणाम मिल रहा है मेरे को, तो काफी खुशी हो रही है। खूब सारी शुभकामनाएं आपको। जी सर। तो ये महेश पेशवानी, जो अब डॉक्टर महेश पेशवानी कहलाएंगे, और जब भी चर्चा होगी 2025 नीट परीक्षा की,
तो टॉपर्स का नाम महेश पेशवानी का। इनके फादर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। रमेश जी पेशवानी पेशे से शिक्षक हैं, 3rd ग्रेड, बड़ोपल यहाँ पर नजदीकी गांव है, डबली रठान के पास, हनुमानगढ़ जिले में। यहीं ये पढ़ाते हैं लगातार पिछले 25 साल से आप यहाँ हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। और बेटे की इस उपलब्धि को लेकर जब आपने सुना पहली बार, किस प्रकार का आपने रिएक्शन दिया, किस प्रकार का एहसास हुआ? जब ये रिजल्ट आया तब हम आगरा थे और बेटे की थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही थी, तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे रिजल्ट का समाचार मिला तो मैं भावुक हो गया। और ये ऐसा मोमेंट था जिसको शब्दों में तो बयान मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन जरूर ईश्वर के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ईश्वर जो है वो फल देता है, बशर्ते कि आप जो है निष्काम भाव से कर्म करते रहे। आपको लगा आपकी मेहनत सफल हुई, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी बड़े बड़े संस्थानों में, आपकी मिसेज भी पढ़ाती हैं। तो उन बच्चों का आशीर्वाद, उन लोगों को जो नेक का आपने काम किया, उस नेक नियति और नेक ईमानदारी से जो आपने अपनी ड्यूटी की, उसका परिणाम एक प्रकार से आपके बेटा आज पूरे अखिल भारतीय इस परीक्षा में टॉपर रहा है। बिल्कुल, ईश्वर, जो मैं एक आध्यात्मिक हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि जो आपको सर्विस में जो भी काम दिए जाते हैं राजकीय, अगर आप उसकी निष्ठा और ईमानदारी से उसका पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों का, तो ईश्वर कहीं न कहीं परिणाम किसी न किसी रूप में देता है। रमेश जी, आप नौहर से हैं बेसिकली और हम भादरा से हैं, तो हमारा बॉन्डिंग भादरा नौहर एक साथ ही बोला जाता है, कहीं पूरे राजस्थान में या कहीं भी चर्चा हो। फकर महसूस हुआ, नौहर भादरा की धरती का नाम आज पूरे देश में लिया जा रहा है और आपके बेटे के जरिए लिया जा रहा है। बिल्कुल, और डबली रठान का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ भी बिल्कुल आपकी कर्म कर रहे हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है। तो देखो, जन्म भूमि और कर्म भूमि, जब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है तो निश्चित रूप से गौरवान्वित अनुभव हो रहा है। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ आपका बेटा टॉप कर सकता है या बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकता है? मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं तो इसको कई बार फोन करके यही कहता था कि बेटा, कि अगर पार नहीं पड़े तो मेरे को बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं लेनी, बर्डन नहीं लेना। तो मैं तो ये माता पिता अभिभावकों को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे को आप फ्री हैंड दें, उनको बर्डन न दें। अच्छा, आपने कभी ये फील नहीं किया कि बेटा इतना टॉप भी कर जाए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं था। ये था भी अच्छा कर लेगा स्कोर, लेकिन फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आप खुद शिक्षाविद हैं, जीसीआई से किस प्रकार का संबंध था 3 साल में? क्या कनेक्शन कुछ विशेष आपको लगा कभी कि आपका बच्चा वहां पर बार बार परीक्षाओं में टॉप कर रहा था, टेस्ट सीरीज में, तो उन्होंने कहीं कनेक्शन आपसे ज्यादा बढ़ाने की कभी कोशिश महसूस हुई आपकी जीसीआई संस्थान की तरफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अभी वो नॉर्मल, कई बार ये स्कोर में अप डाउन भी चल रहे थे, लेकिन वहाँ एक एचआर सर है मनोज जी शर्मा, तो वो हमारे अनुपस्थिति में सोचता हूँ कि उन्होंने एक गार्जियन का रोल प्ले किया, तो वो बेटे की तरह इसका ध्यान रखते थे। तो निश्चित रूप से बाकी पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबका मार्गदर्शन और सहयोग मिला, तो इसीलिए शायद ये ऐसा हो पाया, इस मुकाम को हासिल कर पाया। एक शिक्षक के करियर में, खासतौर पर सरकारी शिक्षक के करियर में बहुत कम मौके आते हैं कि वो राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से मिले, क्योंकि अपनी कार्य शैली में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ऐसे में आपके बेटे के जरिए आपकी आज सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई, सिर्फ एक परीक्षा में टॉप आने की वजह से। आप राज्यपाल महोदय से मिले हैं, सीएम साहब से मिले, डिप्टी सीएम साहब से मिले, देश भर में और भी लोग आपसे मिलने वाले हैं। हमने सुना राष्ट्रपति भवन में भी शायद डॉक्टर महेश पेशवानी को बुलाया जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत बड़ा लम्हा होता है अपने करियर में, इस प्रकार से मुकाम अर्जित किया आपके बेटे ने, और खास तौर पर आपको मौका मिल रहा है आपके बेटे के जरिए, तो एक बहुत अंदर से किस प्रकार की फीलिंग? बिल्कुल, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। शायद मैं खुद अपने स्तर पर नहीं मिल पाता, लेकिन शायद ईश्वर ने ये बेटे के द्वारा ही उनसे मिलने का ये संयोग बनाया है। इसके लिए मुझे अपने बेटे पर भी गर्व है और ईश्वर का शुक्राना है। आप आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हैं, ऐसे में जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं या एक्स्ट्रा जो सोचते हैं, उनकी सिक्स्थ सेंस थोड़ी सी हाई होती है अन्य लोगों के मुकाबले। बहुत पहले कई बातें सोच ली जाती है। क्या कभी बेटे या बिटिया के बारे में कभी ऐसा सोचा कि किसी बड़े मुकाम पर किसी दिन हम होंगे, तो ऐसी चीजें संभव थी? कभी भी दिमाग में आया
कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। हम तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपका कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। अगर आप कर्म करते हैं तो देर सवेर इसका फल ईश्वर जरूर देता है। अच्छा, 10वीं तक तो यहीं आपके पास ही पढ़े थे ये महेश, यहीं इसी गांव में, तो कैसा था पढ़ने में और क्या कभी डांटने का मौका मिला महेश को? हाँ, महेश को तो मैं डांटता ही रहता था। अच्छा। पढ़ने में हाल जरूर ये अच्छा था। हाँ। लेकिन कई बार होते हैं बच्चे गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से एक पेरेंट्स को डांटना पड़ता है और डांटना भी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए हित के लिए होता है। इसके पीछे ही भावना होती है कि बच्चा जो है वो अपनी गलती को इम्प्रूव करे। आपका बेटा अब MBBS करेगा दिल्ली एम्स जैसे संस्थान से, उसके बाद शायद आगे भविष्य में जिस प्रकार इन्होंने कहा न्यूरो सर्जन से मास्टर डिग्री भी होगी। ऐसे में अब सारी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आपके लिए 2025 की एक तारीख अब अगले 10-20 साल के लिए लोग आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे किस प्रकार से आपके बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, आपसे अनुभव साझा करेंगे, आपसे राय लेंगे। उसके लिए अभी तैयार हैं आप? नहीं, वो तो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। जैसे तैयारी तो अपने आप मालिक ने जब ऐसा संजोग बनाया है, ऐसा मौका दिया है, तो तैयारी अपने आप हो जाएगी, कर लेंगे। GCI का सिलेक्शन क्यों रहा, किन कारणों से रहा? ये तो मैं सोचता हूँ कि जिस हिसाब से बच्चे ने फीडबैक दिया है कि जरूर वहाँ टीम वर्क है, टीम वर्क का और बहुत प्रभाव पड़ता है रिजल्ट्स पर। तो वहाँ एक पूरे इतना बड़ा जो समूह है, उनकी जो टीम भावना है, उसी ने ये काम किया है, उसका रिजल्ट है ये, उसका परिणाम। कल नोहर में थे, शायद ओकेजनली जाना होता होगा क्योंकि आप यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, लेकिन कल एक विशेष मौका था आपके घर पे, आपके परिजनों के बीच इतना बड़ा मूवमेंट आपने कल देखा। तो नोहर में जिस प्रकार से, सिर्फ नोहर ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा है, ऐसे में जो ये लम्हे हैं इनको किस प्रकार से आप संजो कर रखेंगे और क्या आप संदेश देंगे अपने बच्चों को, किस प्रकार से जो अन्य पेरेंट्स है वो तैयार करें? बस मैं तो ईश्वर का शुक्र करता हूँ कि निश्चित रूप से ये ऐसे पल होते हैं जो एक मेमोरेबल होते हैं, और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि वो आप अपने बच्चे से बात करें, उनके साथ फ्रेंडली वे में रहें और एक मित्र की तरह उनसे हालचाल पूछें। जब वो बच्चा क्या चाहता है उसको उसी क्षेत्र में बढ़ने का मौका दे, उस पर अपनी इच्छाएं मना थोपे। मेरा तो यही संदेश है। अच्छा, तो जो आपका जो बैकग्राउंड है, आप लगातार शिक्षाविद रहे हैं, आपकी मिसेज भी पढ़ाती रही हैं, इसका कहीं ना कहीं घर पे बच्चों पे असर रहा पढ़ाने का, या इन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि मम्मी पापा दोनों जॉब में, हमें भी सरकारी नौकरी लगना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ये लक्ष्य जरूर तय होता है? बिल्कुल, एनवायरमेंट का फर्क पड़ता ही है। जब आप खुद एक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखकर प्रेरित होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एनवायरमेंट का भी काफी प्रभाव पड़ता है इस चीज पर। और देश भर से जो आशीर्वाद प्यार आप लोगों को मिल रहा है, महेश के फादर होने के नाते आप लोगों को स्पेशल एक प्रकार से सब आके मिल रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, इस एहसास को कैसे देखते हो? इसके लिए तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक्स गॉड, कि यही है करने वाला, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो इसने पहले से ही प्लान कर रखा था, इसकी मेहनत रंग लाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चे ने अपना मेहनत जो है उसका अच्छा परिणाम रहा। महेश टॉपरपन बनने से पहले की आपकी जीवन यात्रा और अब इन 10 दिनों के बाद की जीवन यात्रा, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो देखो होना ही है कि जब आप एक अच्छा बेटा अचीव करता है स्कोर, तो इस तरह से तो निश्चित रूप से एक एक्स्ट्रा फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि हमें अपने ग्राउंड लेवल पर ही रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो ठीक है। कुछ 4 दिन की चांदनी वाली बात हो जाती है कि जब आप के पास कोई ऐसी मिल जाए शोहरत, यहाँ तो हम अपने जो है हवा में न रहे, धरातल से जुड़े रहे। बिल्कुल, ये रमेश जी पेशवानी है। आज हम जब इनके घर पहुंचे इस डबली राठान गांव में, हमें लगा दोनों इनके पति पत्नी दोनों ये टीचर हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल एक आम साधारण सा घर, 40 बाई 40 का जो आम घर होता है, उसी घर में महेश पढ़ा, उसी घर में ये रहते हैं। और इन तमाम संसाधनों के साथ इन्होंने इतनी बड़ी एक प्रकार से परीक्षा अर्जित की और पूरे देश भर में 1 नंबर आना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। इनकी मेहनत को सलाम, इनके घर वालों को सलाम, जो इन्होंने
इतनी मेहनत करवाई और इतना विश्वास दिखाया अपने बेटे पर। इनकी मदर हमारे साथ हैं। मैम, आप भी पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बेटा पूरे अखिल भारतीय परीक्षा में टॉप आया है, इसके बारे में बताइए। ले लीजिए। देखो, हर माँ को गर्व तो होता ही है कि जब बच्चा टॉप आए। अगर क्लास में भी टॉप आ जाता है तो भी हमें खुशी होती है। तो ये तो इंडिया लेवल पे फर्स्ट आया है तो नेचुरल सी बात है, खुशी तो आएगी। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि आपका बेटा नीट की परीक्षा में टॉप बन सकता है, या कभी ऐसा लगा कि एमबीबीएस करानी है, रैंक आ जाएगी अच्छी सी ठीक सी? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आएगी। हाँ, जिसका जो टेस्ट स्कोर देखते थे पेरेंट्स ऐप पे आता था, उससे ये लगता था अभी हाँ ठीक है, अच्छी रैंक ले लेगा ये। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट रैंक लेगा, जैसे 100 या 200 के बीच में ऐसे था, अभी स्कोर कर सकता है ये, इतनी रैंक ले सकता है। इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे ने ये एक प्रकार से उपलब्धि हासिल की। अब जो और बच्चों को आप पढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारियां आप पर ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग भी सोचेंगे हमें भी माहौल ऐसा मिले। तो क्या फील करते हैं आप इस चीज को लेकर? इस चीज को कि अब तक की जो मेरी सर्विस रही है, अपना मैंने ईमानदारी से ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, सरकारी स्कूल में वही बच्चे आते हैं जिनके पास अभावग्रस्त होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर परिवार संभलने वाला होता है तो वो ज्यादातर कोशिश ये करता है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें, और हो सकता है अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल में डालें। लेकिन हमारे पास वही बच्चे आते हैं जो अभावों से ग्रस्त होते हैं या जिनके माता पिता एजुकेटेड नहीं होते। तो उन बच्चों को संभालना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बनती है, क्योंकि उनको घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं शुरू से ही ऐसा अपने पेशे में रखती हूँ कि उन बच्चों पर हम ज्यादा वर्क करें। अच्छा, सीकर का माहौल किस प्रकार का था? आप रह कर आए, बीच बात में कई बार आप गए, तो वहां पर अभी तो जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ माएँ रहती है, तो आपको कब ऐसा लगा सीकर बढ़िया एकदम सेफ सिटी है, बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है? भाई, जैसे बच्चे को बाहर छोड़ने की बात आई थी तो जयपुर भी था, कोटा भी था, बड़ी सिटियां थी। लेकिन सीकर एक तो नजदीक होने के कारण और एक अपने कल्चर के आसपास का होने के कारण, क्योंकि कोटा और जयपुर में अदर स्टेट के बच्चे बहुत हो जाते हैं, तो फिर कल्चर का भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बच्चों की भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। तो सीकर को हमने इसीलिए चुना भी, एक तो नजदीक है और अपने कल्चर से मिलता जुलता है। गुरु कृपा संस्थान के बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार का आपके साथ? मुझे तो इस बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं थी भी कौन सा इंस्टीट्यूट नीट के लिए बढ़िया रहेगा। फिर हमने किसी से पूछा, या मेरी गुड़िया थी, उसकी वो भी साइंस की स्टूडेंट रही हुई है, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उसने उससे पता किया, कुछ रिश्तेदारों से पता किया भी जो इस लाइन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमें गुरु कृपा के बारे में सपोर्ट किया। कुछ उसके पिछले रिजल्ट्स देखे तो उससे हमें ये विश्वास हुआ कि गुरु कृपा ठीक हो सकती है मेरे बच्चे के लिए। एक सामान्य सी शिक्षिका, आप छोटे से गांव में यहाँ पर पढ़ाते हैं, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं, राज्यपाल जी से मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में और उपलब्धियां होंगी, कैसा महसूस करते हैं और क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस परीक्षा के बाद? परिवर्तन तो मैं कुछ महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि जैसी मैं हूँ और जैसी मैं थी वो तो वैसा ही रहना है, धरातल से जुड़े रहना है हमने। हाँ ठीक है, एक गर्व महसूस जरूर होता है कि शायद अगर ये मुकाम हासिल बच्चा नहीं कर पाता तो हमारा कभी मुख्यमंत्री आवास पर या उप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में या राज्यपाल जी से मिलना असंभव ही था। मतलब उनसे पर्सनल मुलाकात असंभव थी। देख तो अपने लेते हैं, कई सभा में भी देख लेते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें अच्छी तरह बात की, रेस्पॉन्स दिया, ये एक असंभव ही था। अच्छा, आपके घर में आध्यात्मिक माहौल है, हमने सुना है, किसी विशेष आप जो गुरु हैं उनसे आप जुड़े भी हुए हैं, तो उसका प्रभाव, अध्यात्म का प्रभाव आपके बच्चों की शिक्षा पर, आपके पेशे में भी पड़ा? इसका असर मिला आपको, फायदा मिला? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा जी। मैं निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें अनुशासन और संस्कारों की बात ही होती है, क्योंकि हर काम अनुशासन से ही होता है। उसमें जो सेवा दल होता है बिल्कुल अनुशासन से ही काम करता है। तो बच्चे छोटे छोटे थे तब से ही मेरे साथ सत्संग में जाते हैं, तो उसका भी काफी बच्चों पर फर्क पड़ता है। और
इंसानियत की भावना, मेन इस मिशन का काम ही यही है कि इंसानियत की भावना इंसान में होना जरूरी है, क्योंकि यही संदेश आता है सतगुरु की तरफ से कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। तो मैं भी बच्चों को इसी थीम के साथ रखना पसंद करूंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो परिजन आपको सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगी कि भी बच्चों को आप प्रेशर ना दें। कई बार हम ये सोचते हैं ना, भी बच्चे ने 10th कर ली तो उसको हम चॉइस छोड़ने की बजाय हम ये सोचते हैं भी बच्चे को हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम नहीं बन पाए, तो अब बच्चे को डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए। कई बार बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चा कह रहा है मैंने नहीं बनना, लेकिन पेरेंट्स कहते नहीं आप एक बार ट्राई करो। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे पर थोपना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे अपनी इच्छा अनुसार चलने दो। ये जरूरी नहीं है कि नीट में ही अच्छा रिजल्ट है, अदर जो भी फील्ड बच्चा चुन रहा है उसमें आप पहले उसका भविष्य देखें और सही है तो आप उसको अच्छे से फील्ड करें। और कहीं अपने को ये लगता भी है भी उसने गलत फील्ड को चुन लिया है तो हम उसको थोड़ा सा इस कदर मोटिवेट करें कि बच्चा उसको अपने ऊपर डिप्रेशन के रूप में भी ना ले, सहजता से अपना ले, क्योंकि बच्चा जब सहज होगा तभी वो पढ़ पाएगा और डिप्रेशन में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो बच्चे को सहज माहौल देना और उसके साथ एक मित्रता का व्यवहार करते हुए उसे फैसिलिटी अवेलेबल कराए, तो मैं समझती हूँ कि बच्चा अपना बेस्ट दे सकता है किसी भी फील्ड में। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। तो महेश पेशवानी के जो माता पिता उनसे बातचीत की, अभी उनकी सिस्टर से हम बातचीत करेंगे जो महेश के लिए प्रेरणा का काम किया, जिन्होंने मोटिवेट किया कि आप नीट परीक्षा का अटेम्प्ट कीजिए। खुद साइंस की स्टूडेंट है, एमएससी वर्तमान में आप कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? हिमांशी। हिमांशी, ये लीजिए। हिमांशी, ये बताएं, आप खुद साइंस की स्टूडेंट थी, बैकग्राउंड आपका साइंस से रहा। महेश को आपने कब आपके दिमाग में आया कि नीट के लिए जाना चाहिए, एमबीबीएस का ट्राई करना चाहिए? जब महेश ने 10th की थी उसके बाद हमने महेश से पूछा कि वो क्या करना चाहता है, तो वो ऐसा कुछ उसके माइंड में नहीं आ रहा था, वो काफी कंफ्यूज था इस चीज को लेके। तो मैंने उसे सजेस्ट किया था कि एक बार उसे साइंस लेके नीट के लिए ट्राई करना चाहिए, एक अटेम्प्ट देना चाहिए। तो उसने मेरा सुझाव एक्सेप्ट किया और ट्राई किया। आप बड़ी बहन है, ये छोटा भाई है, आपने सजेस्ट किया, इसने मान लिया, आज टॉपर बन गए। इस उपलब्धि में ये आपको प्रेज भी कर रहा है, तो कैसा एहसास हो रहा है पूरे ऑल इंडिया में आपके छोटे भाई ने जो प्रदर्शन किया? इस मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और महेश ये डिजर्व भी करता था। वो स्टार्टिंग से काफी हार्ड वर्किंग था और अपनी स्टडीज को लेके बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड भी था। अच्छा, 10वीं में 97% आए, आपके कितने परसेंटेज थे 10वीं बारी में? मेरे 10th में 95.33 थे। अच्छा, आप भी होशियार हैं फिर, इसका मतलब। तो जो महेश की 3 साल की जर्नी वहां पर सीकर में रही, लगातार आपकी बातचीत होती रही होगी, क्योंकि आपने ही भेजा तो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में आपके साथ ही रहा होगा। किस प्रकार से लगातार बातचीत हुई और कब आपको लगा कि महेश बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा? वो तो जो इसके टेस्ट की रैंकिंग थी वो गुरु कृपा ऐप पे अवेलेबल थी, तो हम देख पा ही रहे थे महेश अच्छा परफॉर्म स्टार्टिंग से ही कर रहा था। तो ऐसा तो मतलब स्टार्टिंग से अच्छा ही था। फर्स्ट रैंक का कभी दिमाग में आया टॉपर बनेगा भाई? नहीं, फर्स्ट रैंक जैसा तो नहीं था, बट हाँ हमें ये पता था कि नीट जरूर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ करेगा। अच्छा, आप भी वहाँ लगातार कांटेक्ट में रहे। जीसीआई का स्ट्रक्चर ठीक है, पसंद आया बच्चों के लिए? हाँ, जैसा महेश से हमने सुना और जीसीआई को देखा हमें काफी अच्छा लगा। तो आज आप भी अपने परिवारजनों के साथ, भाई के साथ राज्यपाल जी से मिलकर आए हैं, सीएम साहब से भी मिले हैं। शायद आपके जीवन में मौका आता तो कब आता क्या पता, लेकिन अब आया और इतनी जल्दी आया। आप भी पढ़ ही रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा मूवमेंट एक प्रकार से। इस मूवमेंट को कैसे याद रखेंगे, कैसे संजो कर रखेंगे? नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरे छोटे भाई की वजह से मैं उनसे मिली और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? मैं अभी एमएससी कर रही हूँ और मैं देखती हैं, अभी प्लान नहीं किया मतलब? नहीं अभी मैं। हाँ,
चलिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे छोटे भाई बहन जिनके घरों में पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, खास तौर पर गर्ल्स एग्जाम देती हैं, बाहर का एनवायरनमेंट, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि गर्ल्स को भी इक्वल चांसेस मिलने चाहिए जितने बॉयज को मिल रहे हैं, और जो वो जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उन्हें अपनी मर्जी से फील्ड का मतलब चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। तो भाई की कामयाबी के पीछे हिमांशी बहन का रोल है, खुद एमएससी कर रही है, इन्होंने ही प्रेरणा दी कि आप नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करें और सीकर जाकर तैयारी करें। और ये आज डॉक्टर महेश पेशवानी अपने आप में एक प्रकार से नई इबारत लिखी है इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि नीट 2025 का एग्जाम 2024 के बाद ज्यादा चर्चाओं में था, क्योंकि 2024 की परीक्षा पर बहुत से सवाल भी उठे थे, आसान भी बताया गया था, लेकिन 2025 का एग्जाम हार्ड भी था। ऐसे में नौहर के इस बेटे ने कमाल कर दिया। इनके जो डबली राठान में जो इनका घर है, इनके नजदीकी इनके अंकल हमारे साथ जुड़ेंगे, ये भी खुद पेशे से शिक्षक है और बालोत्रा बाड़मेर में इनकी ड्यूटी है। आपका शुभ नाम सर? मनमोहन। मनमोहन। आपके पेशे से आप भी शिक्षक हैं, आपके साथी रमेश जी भी शिक्षक हैं, आपके भतीजे हो गए एक प्रकार से, इन्होंने जो टॉप रैंक हासिल की, कैसा माहौल था एक पड़ोसी होने के नाते बताएं? बहुत अच्छा माहौल था। जैसे ही गांव में पता चला कि महेश केसवानी की नीट के एग्जाम में प्रथम रैंक आई है, तो पूरे सोशल मीडिया पे एक तरह से बधाइयों का तांता लग गया, और मेरे पास भी काफी बधाई के फोन भी आए, जिसको मैंने मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत ही एक गर्व की बात है हमारे गांव के लिए कि महेश ने पूरे गांव का नाम पूरे देश में रोशन किया है। और मैं तो और भी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो भी पूर्ण लगन और पढ़ाई के साथ अगर मेहनत करें तो वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक आम शिक्षक का बेटा इस मुकाम पर पहुंचा, आप भी शिक्षक हैं, लोग बाग इस एग्जाम्पल को अपने जो आने वाली पीढ़ियां उनको भी सुनाएंगे। ऐसे में आप एक पड़ोसी होने के नाते आपको कब लगा कि महेश में एक प्रकार से कुछ न कुछ है जो इसे विशेष बना सकता है? जैसे छुट्टियां होती हैं तो मैं इनके घर आता था, तो मैं देखता था कि ये लगभग अध्ययन में रहता था, तो मेरे मन में भी एक ये भाव रहता था कि कभी ये बच्चा बड़ा होकर कामयाबी के मतलब को हासिल करेगा। तो उस प्रकार से बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप भी मेरे को लगा भावुक है इस पल को लेकर। बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस उपलब्धि को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अपने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी और पूर्ण मेहनत के साथ अगर अपने पढ़ाई करें तो अपने सफलता के आयाम को छू सकते हैं। चलिए, खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। महेश, क्या कहना चाहेंगे? ऑल ओवर आपका इतने सारे इंटरव्यू हो गए होंगे मेरे से पहले भी, आज आपका हमारे पब्लिक खबर टुडे चैनल पर इंटरव्यू हुआ। हम भादरा से हैं, बेसिकली भादरा नौहर हमको ज्यादा देखता है। ऐसे में क्या कहेंगे विशेष इस पूरे इंटरव्यू के बाद? काफी मतलब अच्छे, मतलब आपने कुछ नए सवाल पूछे जैसे मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछे थे। अच्छा। तो मेरे को काफी अच्छा लगा ये इंटरव्यू देकर, मतलब काफी मजा आया इस इंटरव्यू में मेरे को। अच्छा। और मैंने एक चीज शायद गलत बोल दी, मैंने बोला था मैंने 8 क्वेश्चन गलत किए और 1 छोड़ दिया। हाँ। लेकिन मैंने 6 क्वेश्चन गलत किए और 1 छोड़ दिया, वो मेरे को मैं सुधारना चाहूंगा उस चीज को। करेक्शन हो गया ये। जी सर। तो अंतिम, क्योंकि बाद में मुलाकातें होते रहेंगी, आप बहुत कामयाब बने, हमारी ऐसी उम्मीद है। न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, देश के सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बने। क्या किस प्रकार से कोई व्यक्ति कैसे प्रेरणा ले कि कामयाब बन पाए, इस एक सवाल को आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे अन्य बच्चों के लिए? प्रेरणा स्रोत, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। और हमें हमारे सपने के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अपने सपने को, जैसे गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट का 2024 का जो टॉपर था सौरभ, वो मेरे साथ ही पढ़ा था, वो भी मेरा बैचमेट रहा हुआ है एक टाइम। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था कि जब मेरे साथ बैठता हुआ वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आसपास ही होते हैं हमारे प्रेरणा स्रोत, कहीं ना कहीं उन्हीं से हमें मोटिवेशन लेते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और, 10वीं क्लास का बच्चा जब परीक्षा देता है तब उसके सामने
लक्ष्य निर्धारित करना बहुत बड़ी बात होती है। ये कहने में आसान होता है कि हमें शुरू से लक्ष्य बना लेना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि 10वीं के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो किस सेक्शन में जाए, किस डिपार्टमेंट में जाए। लेकिन ये चुनाव कैसे करें, या फिर वक्त और हालात कई बार बहुत बेहतर आपके लिए रास्ता दे देते हैं? मैं खुद इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था। जैसे 11th में 10वीं के पेपर होते हैं, वहाँ पे बैच चालू हो जाते हैं सीकर में फाउंडेशन बैच के लिए, और मैंने जून लास्ट में मेरा बैच चालू हुआ था, तो मैं भी कहीं ना कहीं काफ़ी लेट मैंने एडमिशन लिया था, क्योंकि इस कन्फ्यूज़न में ही था मैं काफ़ी टाइम तक कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी बनी, माहौल ऐसा बना, रिश्तेदारों ने सजेस्ट किया, मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया, तो बस परिस्थितियाँ मेरे को जहाँ ले गई और उस फील्ड में मैंने पूरी मेहनत लगाई। चलिए, खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये महेश पेशवानी अखिल भारतीय जो नीट की परीक्षा होती है उसके टॉपर 2025 के 686 नंबर अर्जित किए 720 में से। इस परीक्षा की चर्चा, जैसा मैंने आपको कहा, यूपीएससी से ज्यादा चर्चा रहती है जब भी नीट का एग्जाम का रिजल्ट आता है। महेश पेशवानी नौहर से मूल रूप से रहने वाले सिंधी समाज से आते हैं। इनके फादर और मदर दोनों टीचर हैं। डबली राठान में ये जन्मे, हालांकि नौहर इनकी जन्मभूमि, कर्म भूमि, अब डबली राठान इनके माता पिता की। तो इन्होंने ना सिर्फ नौहर का बल्कि डबली राठान पूरे हनुमानगढ़ जिले का नाम पूरे देश भर में विख्यात किया है। और इनको जो शुभकामनाएं मिल रही है, उनको जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसी कड़ी में आज इनके डबली राठान स्थित घर में हम यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत की, इनके मदर फादर से, इनकी सिस्टर से, इनके चाचा से और इनसे खुद से अनुभव साझा किए। किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, किस प्रकार से इनकी तैयारी पुख्ता रही, किस प्रकार से इन परीक्षाओं की बाधाओं को पार किया। और इनका कहना है कि समर्पण भाव आप लगातार अगर किसी भी काम में देते हैं तो आप उसमें जरूर कामयाब होते हैं। आप अपने माता पिता के बताए रास्तों पर चलेंगे, आप एक प्रकार से गुरुजनों के जो विश्वास होता है उस पर लगातार मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कामयाब होते हैं। नाकामयाब होने वाले व्यक्ति भी लगातार सीखते हैं, कामयाब होने वाले बहुत ऊंचे मुकाम तक जाते हैं। तो ऐसे में आप भी लगातार महेश पेशवानी की तरह मेहनत करें और आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने परिजनों का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम ऊंचा करते रहें, ऐसी हमारी दुआएं हैं। डॉक्टर महेश पेशवानी को एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद। हम डॉक्टर महेश पेशवानी से मुलाकात करना चाहेंगे जब ये विख्यात न्यूरो सर्जन बनेंगे, तब एक दिन और आपको पब्लिक खबर टुडे के जरिए इनसे मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।